स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरीश रावत के उस बयान की और उस पर मचे बवाल की, जिसमें हरीश रावत ने पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक वाले मसले पर बम फटने की बात कही थी। और अब हरीश रावत ने सफाई दी है अपने इस बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से उसका मतलब निकाला गया, मैंने सिर्फ मुहावरा कहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ था तो केंद्र और राज्य की एजेंसी को पूरे रूट को सैनिटाइज करना चाहिए। अगर इसमें आधा घंटा और लग जाता तो क्या हो जाता? आसमान टूट पड़ता या फिर बम फट जाता? ये सिर्फ एक मुहावरा है, ये कहना है हरीश रावत का और उनके इस बात का गलत अर्थ निकाला गया। ये तोड़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है और मैं अब भी कह रहा हूँ उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। असल में पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने आधे घंटे में कौन सा बम फूट जाता ये कहकर इस मामले में नया विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने भी पूछ लिया कि आखिर इस उम्र में हरीश रावत को हो क्या गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक पर पॉलिटिक्स जारी है और पंजाब के पूर्व प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के बयान ने तो आग में घी का काम किया है। हरीश रावत का कहना है कि सिक्योरिटी में हुई चूक के बहाने बीजेपी सहानुभूति जुटाना चाहती है, लेकिन पंजाब के पूर्व प्रदेश प्रभारी यही नहीं रुके और कह दिया कि आधे घंटे की देरी में कौन सा बम फूट जाता और कौन सा गजब हो जाता। बहुत दुखद है और उससे ज्यादा दुखद है इस पर जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है। सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता? सैनिटाइज करना चाहिए था। और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे। बात पंजाब और प्रधानमंत्री से जुड़ी है और उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ी है। इसीलिए आधे घंटे में बम फूटने की बात ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया। सीएम धामी ने तो हरीश रावत से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर उन्हें इस उम्र में हो क्या गया। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं कि आखिर इनको हो क्या गया है, कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। गुरुवार को पंजाब की बात पर देहरादून में कांग्रेस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई थी और अब चुनावी मौसम में बम की बात ने बीजेपी को हमले का बड़ा मौका दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस मामले पर राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और इसी मसले पर देहरादून में बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला है। इस मार्च में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। आप भी इस भीड़ को देख सकते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का पंजाब में रुक जाना और पीएम के लौटने का, उनकी सुरक्षा में चूक का मुद्दा लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर जो एक षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं था। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जिस प्रकार उनके काफिले को रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा काफिला नहीं रुकना चाहिए था,
तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस को तत्काल सरकार को वहां की बर्खास्त करना है। और उत्तराखंड चुनाव में पहली बार उतरने जा रही आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। पार्टी की ओर से जो सीएम कैंडिडेट हैं अजय कोठियाल, वो गंगोत्री से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उसी जगह से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जबकि विजय शाह को घनसाली से टिकट दिया गया। इनके अलावा अल्मोड़ा से अमित जोशी को टिकट दिया गया, तो लोहाघाट से राजेश बिष्ट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। चंपावत से मदन मेहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। रामनगर से शिशुपाल सिंह चुनाव मैदान में होंगे, जबकि सितारगंज से अजय जायसवाल आप प्रत्याशी होंगे। कपकोट से भूपेश उपाध्याय को टिकट दिया गया है। मंगलौर से नवनीत राठी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पिरान कलियर से शादाब आलम को टिकट दिया गया, तो वहीं विकासनगर से प्रवीण बंसल को, ऋषिकेश से राजे नेगी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी को टिकट दिया गया है, तो वहीं काशीपुर से दीपक बाली को प्रत्याशी बनाया गया है। कुल 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने आज जारी की है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले शासन में बड़ा बदलाव हुआ है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन से गृह विभाग हटा लिया गया और रमेश कुमार सुधांशु को नया प्रमुख सचिव गृह बनाया गया, जिसके बाद सीएम धामी के साथ ही नए गृह सचिव की एक मीटिंग हुई है। सीएम हाउस में यह मीटिंग हुई, जिसमें प्रमुख सचिव को कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए गए और खास तौर पर अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। और सीएम धामी की विधानसभा सीट को लेकर चल रही अटकलें भी आज पूरी तरह से खत्म हो गई। लंबे समय से लगातार बात हो रही थी कि आखिर सीएम पुष्कर धामी किस सीट से चुनाव मैदान में होंगे। तो मुख्यमंत्री की सीट को लेकर जो बातें हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, आज खुद सीएम धामी ने ही साफ कर दिया कि वो खटीमा से ही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खटीमा ही उनकी कर्मभूमि है। सीएम धामी यहाँ जनसभा में लोगों के बीच थे और भरी सभा में उन्होंने आम लोगों से ही सीट को लेकर सवाल कर दिया। जनता के बीच सबसे बड़ा सर्वे उन्होंने कर डाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से पूछा कि क्या उन्हें खटीमा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अब सीएम धामी ने इतना पूछा कि वहां बैठे लोगों ने धामी धामी के नारे शुरू कर दिए और साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री को खटीमा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब भले ही विपक्ष सीएम के पहाड़ की किसी सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगा रहा हो, लेकिन साफ है तस्वीर। सुनिए जरा। मैंने कहा भाई एक बार मैं आज जो है आप ही सब लोगों से पूछता हूँ कि मुझे खटीमा से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। जरा एक बार आपको दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि लड़ना चाहिए कि नहीं। मेरे पत्रकार भाई जरा पीछे की तरफ देख लीजिए जरा। लड़ना चाहिए। तीसरी बार इस सीट से वो चुनाव मैदान में होंगे। इधर राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी ने सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम किया। खटीमा में सीएम धामी युवा सरकार नए इरादे के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी सभी विधानसभाओं से वर्चुअली कनेक्ट हुए और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि 5 साल के सरकार के कामों पर आज एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वैसा इससे पहले न कभी हुआ, न ही कभी भविष्य में किसी और पार्टी की सरकार में हो सकता है। प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में 5 साल के सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर आप सबके समूह मैं कहूंगा कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड या अभी तक जिन कामों के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सभी को लेकर आज एक जन मिलन का कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। और बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में बताया कि आखिर 5 साल की उपलब्धियां इस सरकार की है क्या, और लगे हाथ जो छूटे हुए काम थे उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास भी कर डाला।
चुनाव अधिसूचना लागू होने से ठीक पहले बीजेपी ने प्रदेश में मेगा इवेंट किया। सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार नाम से सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर न सिर्फ 5 साल की अपनी उपलब्धियां सरकार ने गिनाई, साथ ही करोड़ों के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। कोई बिजली की कोई समस्या नहीं रहने वाली और ना तो बाढ़ की, हर चीज की व्यवस्थाएं, ये जो सामने इतना शिलापट है, ये सब आपको देख के अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि रायपुर में क्या कुछ हो रहा है। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड काम हुआ है और इसलिए इन 5 वर्षों को एक विकासोन्मुखी सरकार रही है। बीजेपी भले ही लाख दावे करे, मगर कांग्रेस ने फिर वही सवाल दोहराया, सब कुछ ठीक तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों बदला? 5 वर्षों में इस सरकार ने कुछ क्या होता तो फिर उसको वो डिलीवर करते, लेकिन 5 वर्षों में तो इस सरकार ने 3-3 मुख्यमंत्री हमको दिए हैं। और आज हालत ये है कि पहला मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे यहाँ टाइम में ज़्यादा काम हुआ, दूसरा कहता है कि मेरे समय में ज़्यादा काम हुआ और तीसरा कहता है कि मेरे समय में ज़्यादा काम हुआ है। सरकार के इस 5 साल जश्न के साथ सीएम धामी के बीच 6 महीने पूरे हो गए। अब चुनाव में ये जश्न और ये नारा जनता को कितना भाता है, ये देखना बाकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं आज के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना के 814 नए केस सामने आ गए। एक्टिव केस बढ़कर 2000 के पार हो चुके हैं। आज के नए केस की बात की जाए तो देहरादून में 325 नए केस, नैनीताल में 233 और हरिद्वार में 119। वहीं उधम सिंह नगर में 35 केस, तो चंपावत में 13, टिहरी में 12 केस आज दर्ज किए गए। अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 10, चमोली में 5 केस, तो पौड़ी में 21, पिथौरागढ़ में 11, रुद्रप्रयाग में 6 और उत्तरकाशी में 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हल्द्वानी के पाल नर्सिंग कॉलेज में तो ये स्थिति है कि 93 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां पर जस्टिस मैठानी कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वहां ऑनलाइन सुनवाई की बात कही गई है। जस्टिस खुलबे की पत्नी भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। हाईकोर्ट परिसर में 4 लोग संक्रमित हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टाफ के 60 लोगों के सैंपल लिए। हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि सोमवार से कोर्ट में ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली सुनवाई होगी। जस्टिस मैथानी साहब भी पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए और खुलवे साहब की वाइफ को भी पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया है। कुछ यहाँ पे स्टाफ जो था, मेरे ख्याल से मैथानी साहब का स्टाफ था और कुछ और स्टाफ वाले भी उसमें प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि सब जो कोर्ट केसेस हैं वर्चुअल मोड से करेंगे। उधर नई टिहरी ट्रेजरी में 2 करोड़ 42 लाख के गबन के बाद अब नरेंद्र नगर ट्रेजरी में भी करीब 2.5 करोड़ के गायब होने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जांच चल रही है। आपको बता दें कि नई टिहरी ट्रेजरी में 25 दिसंबर से 2 कैशियर फरार चल रहे हैं, जिन पर धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज है। पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। नरेंद्र नगर ट्रेजरी में भी गबन के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। नरेंद्र नगर में सर जो मामला है कितने का है करीब? इनकी चूंकि जांच में जो प्रारंभिक जांच में संज्ञान में आया लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का है, तो इसमें अब विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें विधिक और कार्रवाई कर ली जाएगी। उधर लोहाघाट के एसडीएम केएन गोस्वामी का ट्रांसफर किए जाने के बाद लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग, व्यापारी शामिल हुए। एसडीएम कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में एसडीएम का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की गई है। दरअसल लोहाघाट में ज्वाइन करने के बाद से ही एसडीएम ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से खनन माफियाओं के निशाने पर थे। साथ ही यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करने का भी काम उन्होंने किया था। यही वजह है कि आम लोगों का प्यार ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती के लिए प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ के कुछ
जनप्रतिनिधि यहाँ से उप जिलाधिकारी को या अधिकारियों को हटाने के लिए जो काम करते हैं वो निंदनीय है। इसकी घोर निंदा करते हुए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। साथ ही साथ खनन माफिया पर इन्होंने लगाम लगाई है। तो यहाँ पर जनता एक ऐसे सुनहरे अवसर को देख रही थी कि एसडीएम साहब को अपना यहाँ पर एक ऐसा सकारात्मक तौर पर उन्होंने काम किया है। और अब बात मौसम की। आज रात से मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि रात से ही मौसम बदलेगा। पहाड़ी राज्यों में फिर बर्फबारी होगी और मैदानी जिलों में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बदलाव होने जा रहा है। और चमोली के बद्रीनाथ धाम में फूलों की घाटी और औली में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। कई जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए विभाग बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा ले रहा है। वहीं सुबह शाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी है। सीएम शिवराज सिंह